गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारे जो गैसियस लॉज हैं, गैस के जो नियम हैं, उनको आगे कंटिन्यू किया था, जिसमें आपने सबसे पहले तो आर, जो आपका गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक होता है, उसके मान के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसके मानों को निकाला जाता है या क्या उसके मान होते हैं, आर की क्या वैल्यू होती है, ये हमने पढ़ा था। देन इसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर आप दो या दो से अधिक गैसों को एक साथ मिला देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो आपको मिक्सचर मिलता है, जो आपको मिश्रण प्राप्त होता है, उसका दाब आपके गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो मिक्सचर होगा उसका टोटल प्रेशर जो होगा वो आपके अलग अलग जो गैसेज हैं, जो इंडिविजुअल गैसेज हैं, उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके सम के इक्वल होता है, जिसमें आपने पढ़ा था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम अपना लॉ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम रिएक्शन, यानी कि गे-लुसैक का आयतन अभिक्रिया नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जैसे आपको कोई गैस बनानी है, दो गैसों को या दो से अधिक गैसों को मिला करके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसा कि दिया है N2 और H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों को मिला करके NH3, ये अमोनिया गैस बनाने जा रहे हैं। तो अमोनिया को बनाने के लिए N2 और H2, इनके जो एक निश्चित आयतन होंगे, जो एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी, वो ली जाएगी बीकर में, फिर उनको मिला करके जो हमें अमोनिया मिलेगी उसका भी अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, एक निश्चित आयतन होगा। तो इस नियम के अनुसार अगर आप सारी कंडीशंस, जो आसपास की जो कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, यानी कि ताप है, दाब है, सब समान रखते हैं, तो आपको निश्चित अमाउंट में, यानी कि निश्चित मात्रा में अमोनिया बनाने के लिए हमेशा N2 और H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा ही मिलानी होगी। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आप इसे और क्लियरली समझ पाएंगे। कह रहे हैं व्हेनेवर सब्सटेंस इन देयर गैसियस स्टेट रिएक्ट्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब भी पदार्थ गैस अवस्था में समान ताप तथा दाब पर अभिक्रिया करते हैं, there exists a definite ratio between volumes of reacting gases and volume of gaseous product। तो उस अवस्था में अभिक्रियारत गैसों के आयतन, अभिक्रियारत गैसों के आयतन का मतलब कि जो गैसेस रिएक्टिंग हैं, जो रिएक्शन कर रही हैं, अभिक्रियारत गैसों के आयतन और अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पाद के आयतन में सरल अनुपात होता है, यानी कि एक फिक्स रेशियो चलता है। This ratio is represented by molar coefficient shown in the chemical reaction। और ये जो अनुपात होता है अभिक्रिया में प्रदर्शित मोल गुणांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के रूप में N2, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का 1 मोल हमने लिया, और 3H2 यानी कि हाइड्रोजन के हमने 3 मोल लिए हुए हैं, और जब ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमें 2 मोल अमोनिया जो है वो प्राप्त हो रही है। यानी इन दिस अबव रिएक्शन 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3। इन अदर वर्ड्स, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम अपने नियम के अनुसार अगर इसे कहें तो हम क्या कहेंगे कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर में 1 वॉल्यूम ऑफ N2 का एक आयतन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2, हाइड्रोजन के 3 आयतन के साथ अभिक्रिया करता है और फॉर्म करता है 2 वॉल्यूम्स ऑफ NH3, यानी कि अमोनिया के 2 आयतनों का निर्माण करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर N2 की मात्रा अगर आप डबल कर दें, यहाँ पर 2 मोल ले लें, अगर आप N2 के 2 मोल ले लें, 2N2 कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको हाइड्रोजन की क्वांटिटी को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और डबल करने का मतलब यहाँ पर अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6H2 हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितने अमोनिया बनेंगे, 4NH3। ये हमारा गे-लुसैक लॉ का जो नियम है, यानी कि गे-लुसैक का जो नियम है वो हमें प्राप्त होता है। ये था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन, इफ्यूजन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण से, इफ्यूजन का मतलब होता है निसरण से, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपको पढ़ना है ग्राहम का विसरण का नियम।
एक एक करके तीनों पॉइंट्स आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डिफ्यूजन में क्या करें, गैसेस हैव टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल यूनिफॉर्मली। मतलब जो गैस होती हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि ये जो भी इन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाता है, जिस भी स्थान पर ये उपस्थित होती हैं वहाँ पर समान रूप से फैल जाती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी। और गैसों की इस गुण को विसरण का गुण यानी कि डिफ्यूजिबिलिटी कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और उनके इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग अपने डेली लाइफ में देख भी सकते हैं। व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन अ रूम, आप क्या करो, जैसे आप स्प्रे कर दो अपनी बॉडी में, ना स्प्रे करके आपने थोड़ा सा जो डीओ है या परफ्यूम है वो एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास रूम में, कमरे में स्प्रे कर दिया। जैसे रूम फ्रेशनर डालते हैं हम लोग, तो रूम फ्रेशनर डालते हैं, आप एक कॉर्नर पे भी डाल दोगे अगर रूम फ्रेशनर, तो थोड़ी देर में उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में इक्वली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कह रहे हैं व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड इन अ रूम, इट्स स्मेल इज ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर इन द रूम व्हाइल बॉटल रिमेन्स एट इट्स पोजीशन। बॉटल को आप अपनी पोजीशन पे रख दो, ठीक है, स्प्रे ना करो, आपने ढक्कन कैप खोल करके उसको रख दिया ओपन में एक टेबल पे। थोड़ी देर बाद उसमें से जो आपकी परफ्यूम की जो स्मेल होगी वो धीरे धीरे निकलेगी और पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। सिमिलरली स्मेल ऑफ NH3 ऑल्सो स्प्रेड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ रूम। इसी तरह से अगर आप एक बीकर में थोड़ी सी अमोनिया रख दो, तो थोड़ी देर में जो अमोनिया है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आसपास क्या होने लगती है, फैलने लगती है, और पूरे कमरे में इक्वली स्प्रेड हो जाती है, बराबर रूप से फैल जाती है। दिस मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टिल होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर इज ऑब्टेन्ड। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमें गैस तथा वायु, गैस कौन सी गैस, जो आपने बीकर में रखी हुई है, चाहे वो आपका परफ्यूम हो या फिर आपकी अमोनिया गैस हो, गैस और कमरे में जो वायु उपस्थित है, इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिक्स होने से एक समांगी मिश्रण नहीं बन जाता, तब तक ये गैस क्या होती रहती है, फैलती रहती है। डिफ्यूजन अकर्स ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। और कह रहे हैं कि ये डिफ्यूजन होता क्यों है, विसरण क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो गैस के अणु होते हैं उनमें जो अंतराण्विक बल होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से ये हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। और गैस के अणुओं की इन गति के कारण ही, गैस मॉलिक्यूल्स के मोबिलिटी के कारण ही जो गैस जो होती है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि विसरित हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स में ट्रेवल, गैसियस मॉलिक्यूल्स में ट्रेवल थ्रू पोरस मीडियम। पोरस मीडियम का मतलब है कोई ऐसा आपने माध्यम दे दिया जिसमें छेद हैं, जिसे आप सरंध्र माध्यम कहते हैं। सरंध्र माध्यम का मतलब है कि जैसे कपड़ा लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया और उसको कपड़े से आपने ढक दिया, तो उस कंडीशन में जो कपड़े के जो कण होंगे, मतलब कि जो कपड़ा होता है उसमें जो रेशे होते हैं उसमें बीच में छेद होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें से भी ये गैस जो है बाहर निकल करके क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो सकती है। तो वही कह रहे हैं कि गैसीय अणु जो हैं वो सरंध्र माध्यम से होकर भी गति कर सकते हैं, यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स में ट्रेवल थ्रू पोरस मीडियम ऑल्सो, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज इज यूज टू डिटरमाइन देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। और गैस की ये जो प्रॉपर्टी होती है, गैस के जो गुण होते हैं, इसका उपयोग हम गैस की विसरण दर ज्ञात करने में कर सकते हैं कि गैस जो है, कोई भी गैस जो है, उसका डिफ्यूज़न का रेट कितना है। यहाँ पर डिफ्यूज़न रेट से या विसरण की दर से मतलब ये है कि आपने एक बार क्या रखा, रूम में अमोनिया गैस रख दी बीकर में ओपन करके, और दूसरी बार में आपने क्या कर दिया कि परफ्यूम की बोतल रख दी ओपन करके, तो इन दोनों का जो डिफ्यूज़न का रेट होगा, यानी कि एयर में मिक्स होने का जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग रेट से। कोई एक गैस होगी जो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, बहुत जल्दी विसरित हो जाएगी वातावरण में, और एक होगी जो थोड़ा टाइम लेगी। तो किसका क्या रेट है, ये हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा डिफ्यूज़न की प्रोसेस। आई होप कि डिफ्यूज़न तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इफ्यूज़न यानी कि निःसरण की। इफ्यूज़न क्या होता है, होता ये भी डिफ्यूज़न के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इफ्यूज़न में मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ फाइन होल इज कॉल्ड इफ्यूज़न। कह रहे हैं कि इसमें जो गैस के अणु होते हैं वो सूक्ष्म छिद्र से
गति करते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद। आपने कोई पोरस चीज़ ले ली, जैसे छलनी होती है, आटे की छलनी, आटे छानने वाली छलनी होती है, ऐसे ही कोई आपने इक्विपमेंट ले लिया, कोई आपने एपरेटस ले लिया, और उसकी हेल्प से, उसके उपयोग से आप गैस के पार्टिकल्स को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, उसमें से पास करा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको इफ्यूज़न कहा जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस फ्रीली। जो डिफ्यूज़न की जो प्रक्रिया होती है वो मुक्त माध्यम में होती है, उसके लिए किसी आपको छिद्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी होल की या पोरस मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इफ्यूज़न में मोशन जो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का वो फाइन होल्स, बहुत छोटे छोटे छेदों से होता है। एग्जाम्पल, लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम अ बलून इज इफ्यूज़न वाइल मोशन ऑफ एन थ्री मॉलिक्यूल्स इन अ रूम इज डिफ्यूज़न। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे बलून जो होता है, अगर उसमें कहीं छोटा सा हल्का सा भी छेद हो जाए तो धीरे धीरे गुब्बारा आपने फुलाया फॉर एग्जांपल, और उसमें से हल्का सा कहीं से छेद हो गया तो धीरे धीरे उस गुब्बारे में से हवा क्या होती रहती है, निकलती रहती है। या फिर जब हम लोग गुब्बारे को फुला करके उसे धागे से बांधते हैं, तो हम चाहे जितना भी टाइट बांध लें, थोड़ा सा जो है छेद, हल्का सा, बहुत जो आपको दिख नहीं सकता उतना छोटा सा छेद जो है जहाँ पर आपने बांधा हुआ है वहाँ पर खुला रहेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर की गैस धीरे धीरे क्या होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। तो वो जो प्रक्रिया होगी वो होगी आपके निस्सरण की प्रक्रिया, यानी कि इफ्यूज़न की प्रोसेस। और वहीं दूसरी तरफ जब आप खुले में ऐसे अमोनिया गैस रख देते हैं, या कभी आप पब्लिक टॉयलेट्स के पास से गुजरें, जो आपके पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं कहीं पर भी ऐसे किनारे रोड पे बने होते हैं, तो वहाँ से बहुत तेज़ अमोनिया की जो स्मेल है तीखी वो आ रही होती है, तो वो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न की। तो ये है इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। नाउ कम टू द पॉइंट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि ग्राम का विसरण का नियम। तो कह रहे हैं ग्राम्स gave a relationship between rate of diffusion of gases and their vapor density that is known as Gram's law of diffusion। ग्राम ने क्या किया, ग्राम ने गैसों के विसरण दर तथा उनके वाष्प घनत्वों के बीच गणितीय संबंध स्थापित किया। उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के दे दिया, गैसेस की जो डिफ्यूजन की रेट होती है, विसरण की जो दर होती है, और गैसेस का जो वेपर्स डेंसिटी होती है, यानी कि वाष्प घनत्व होता है किसी भी गैस का, कि वो कितना आयतन ग्रहण करेगी, कितना वो घेरेगी, कितना उसके पार्टिकल्स पास होंगे, कितना उसके पार्टिकल्स दूर होंगे, ये सारी चीज़ें उसके वेपर डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो ग्राम्स ने इन दोनों के बीच ही एक रिलेशन निकाला। क्या निकाला रिलेशन? तो ये रिलेशन था, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। यानी कि निश्चित ताप व दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर का, यानी कि निश्चित ताप एवं दाब पर गैस के विसरण की दर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, मतलब गैस के विसरण की दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ये आपका है रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर जो है यहाँ पर विसरण की दर है, और डी जो है वेपर डेंसिटी है, यानी कि वाष्प का घनत्व है। तो आपके जो विसरण की दर है वो वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आर यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, डी यहाँ पर वेपर डेंसिटी होगी। अब मान लेते हैं, लेट द R1 एंड R2 आर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज एंड D1 एंड D2 आर देयर वेपर डेंसिटी। कि माना दो हमारे पास गैसें हैं R1 और R2, मतलब दो गैसें हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, उनके विसरण की जो दर है वो R1 और R2 है। भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, R जो है वो 1/√D है, तो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 जो होगा, R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√D1 के। इसी तरह से R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 होगा 1/√D2 के। ये R2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D2 के। अब इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालें, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, R1/R2। इसी तरह से तो मिलेगा R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। ये जो D2 है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा और D1 क्या आ जाएगा, नीचे। मैथ्स अगर नहीं आती है तो देख लीजिए कैसे हुआ ये देखिए R1/R2 जो है 1/√D1/1/√D2 हो जाएगा। अब हम सबको पता है कि यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो D2 चला गया ऊपर, D1 आ गया नीचे, तो R1/R2 इज इक्वल टू रूट में D2/D1। यही होता है हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, यानी कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी भी गैस की
जो विसरण की दर होती है वो उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। अब इससे रिलेटेड जो आगे का एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको कल एक्सप्लेन किया जाएगा। अब मैं यही चीज़ें आपको हिंदी में बता देता हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहला तो हमने पढ़ा गेल-लुसैक का आयतन अभिक्रिया का नियम, जिसमें कहा कि जब भी पदार्थ गैस अवस्था में समान ताप व दाब पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रियारत गैसों के आयतनों और अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतन में सरल अनुपात होता है। अभिक्रियारत गैसों के आयतन, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है तो ये कहलाएंगे अभिक्रियारत गैसों के आयतन, और इनसे जो गैसीय उत्पाद बन रहा है जो कि यहाँ पर अमोनिया है, तो इन दोनों के बीच हमेशा एक सरल क्या होगा, अनुपात होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि N2 का 1 मोल लिया है हमने, 3 मोल लिया हाइड्रोजन के, 2 मोलों में अमोनिया प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब गेल-लुसैक नियम के अनुसार ये हो गया कि आप ताप और दाब अगर समान रखें, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर यह अभिक्रिया हो रही है अगर आप वही टेम्परेचर और प्रेशर रखते हैं तो उस कंडीशन में एक आयतन अगर आपने नाइट्रोजन लिया है तो 3 आयतन आपको लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, तो आपको 2 आयतन जो है अमोनिया के प्राप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 लीटर अगर आपने नाइट्रोजन ले ली, 3 लीटर आपने हाइड्रोजन ले ली, तो 2 लीटर जो है वो आपको अमोनिया जो है क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये हमारा कहता है गेल-लुसैक का आयतन का नियम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था विसरण, निसरण तथा ग्राम का विसरण का नियम। ये क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं गैसों की जो प्रवृत्ति होती है, हम सबको पता है कि गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है। गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी खुली जगह पर रखे हुए होते हैं वहाँ का पूरा आयतन क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। तो कह रहे हैं गैसों में प्रवृत्ति होती है कि ये उपलब्ध स्थान में समान रूप से फैल जाती है। गैसों का यह गुण विसरण का गुण कहलाता है तथा यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जब किसी कमरे में इत्र की शीशी खोली जाती है, इत्र माने परफ्यूम है, इत्र की शीशी खोली जाती है तो इसकी गंध सर्वत्र फैल जाती है जबकि शीशी अपने स्थान पर ही रहती है। इसी प्रकार अमोनिया की NH3 की बोतल खोलने से भी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। गैसीय अणुओं की यह गति समांगी मिश्रण बनने तक होती रहती है। समांगी मिश्रण का मतलब मैंने बताया था कि जब तक पूरे रूम में जो एयर है और ये जो गैस के जो अणु हैं वो आपस में समान रूप से मिश्रित नहीं हो जाते हैं, मिक्स नहीं हो जाते हैं, तब तक ये क्या होते रहेंगे, तब तक गैसों में जो गति है वो चलती रहेगी। और विसरण का कारण जो होता है वो गैसीय अणुओं की गतिशीलता होती है। गैस के जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, इसी के कारण इनमें विसरण का जो गुण है वो पाया जाता है। इसके अलावा भाई ये फ्रीली तो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो गैस के अणु हैं वो सरंध्र माध्यम से होकर भी गति कर सकते हैं। सरंध्र माध्यम का मतलब पोरस मीडियम, माने ऐसा कोई मीडियम जिसमें छोटे छोटे बहुत पोर्स बने हुए हैं, उसमें से भी गैस के अणु क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और गैसों का यह गुण जो होता है ये गैसों की विसरण दर जो होगी, जो डिफ्यूजन का जो रेट होगा उसके निर्धारण में किया जाता है। तो ये है हमारा विसरण जो स्वतः होता है। मतलब गैसों में जो डिफ्यूज़न होता है, जो विसरण होता है, उसको हमें कराना नहीं पड़ता है। आप खुले में एक बॉटल रख दीजिए कैप खोल करके, जिसमें कोई गैस ओपन है तो अपने आप ही उसमें से गैस बाहर निकल करके पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब आते हैं निसरण क्या होता है। तो निसरण में कह रहे हैं कि गैसीय अणुओं की सूक्ष्म छिद्र से गति निसरण कहलाती है। मतलब कि अगर जो गैस है वो किसी छोटे से छेद से अगर पास हो रही है, छोटे से छेद से उसका वो गति कर रहे हैं उसके अणु, तो उस प्रक्रिया को अब विसरण ना कह के हम क्या कहेंगे, निसरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे निकल रही है। निसरण का मतलब निकलना, विसरण का मतलब फैलना। इसके विपरीत विसरण जो होता है वो मुक्त माध्यम में होता है। उदाहरण से समझने के लिए, किसी गुब्बारे के पंक्चर से जब गैस निकलती है, गुब्बारे में पंक्चर हो जाने का मतलब गुब्बारे में कहीं छेद हो गया, या टायर ट्यूब में जब पंक्चर हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें से क्या होती है, जो हवा है वो निकलती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निसरण कहलाती है। जबकि कमरे में अमोनिया के अणुओं का फैलना विसरण कहलाता है। गैस के विसरण की दर गैस के अणुभार, ताप, दाब, सांद्रता इत्यादि पर निर्भर करती है। यानी कि गैस की जो डिफ्यूज़न रेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट पर, उसके टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा निसरण। अब आते हैं ग्राम का विसरण का नियम क्या कहता है। बहुत सिंपल है।
कह रहे हैं ग्राम ने विसरण की दर तथा जो गैस होती है उसके वाष्प घनत्वों के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया था और इसे ही ग्राम का विसरण नियम कहा जाता है। और इनके अकॉर्डिंग निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कोई भी जो गैस होगी उसके जो विसरण की दर जो आर है यहाँ पर, वो उस गैस के वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन कब? स्थिर ताप एवं दाब पर। अब अगर आपने दो गैसें ले ली मान लो, तो दो गैसों की जो विसरण दर होगी वो R1 R2 हो जाएगी और उनका जो वाष्प घनत्व है वो D1 D2 हो जाएगा। तो ग्राहम के नियम के अनुसार R1 अपॉन R2 जो होगा वो D2 अपॉन D1 के इनवर्स इक्वल होगा अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट में D2 अपॉन D1 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसे ही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं और इसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। इससे रिलेटेड आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कल समझाया जाएगा। अभी आपको ये लॉज जो हैं वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।